आज हम लोग देखेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप। इसके पहले हम लोग देखे थे कि लैच को हम लोग फ्लिप फ्लॉप कैसे बना रहे थे। तो उसके पहले हम लोग दो और नैंड गेट लगा देते थे, उससे क्या होता है लैच जो है फ्लिप फ्लॉप में बन जा रहा था। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं एसआर फ्लिप। एसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एसआर का फुल फॉर्म होता है सेट रिसेट। एस का मतलब सेट और आर का मतलब क्या होता है रिसेट। तो हम लोग कह सकते हैं कि एसआर का मतलब क्या हो गया, सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप हो गया। ठीक है, अब इसका अगर सर्किट डायग्राम आप देखो, इस सर्किट डायग्राम में अगर आप देखो तो आपको पहले तो इसमें कुछ लैच का पार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, जो अभी तक आपने लैच पढ़ा था इसके पहले, वो लैच का ही पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, दो नैंड गेट लगाए हैं, जिसमें फर्स्ट वाले नैंड गेट का जो आउटपुट है वो सेकंड नैंड गेट के इनपुट में लगा है, और जो सेकंड नैंड गेट का जो आउटपुट है वो फर्स्ट नैंड गेट के इनपुट में लगा है। ठीक है, और दो इनपुट्स इसमें आ रहा है, एक इनपुट यहाँ आ रहा है, एक इनपुट यहाँ। तो ये तो पूरा क्या हो गया, ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने बनाया है ये पूरा लैच हो गया। ठीक है, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था। अब इसको फ्लिप फ्लॉप हमको बनाना था, इसको हमको फ्लिप फ्लॉप बनाना था, तो हमने क्या किया कि इसके पहले दो और हमने नैंड गेट लगा दिए, दो और नैंड गेट लगा दिए, जिसमें एक एक इनपुट जैसे आ रहा था वही इनपुट है एस और आर, लेकिन हमने क्या किया एक बीच में यहाँ पे क्लॉक लगा दिया। क्लॉक लगाने से हमको फायदा क्या हुआ, क्लॉक इक्वल्स टू 1 करने से हमको ये फायदा क्या हुआ इसमें कि जब क्लॉक का वैल्यू 1 होगा तभी ये सर्किट वर्क करेगा, और क्लॉक का वैल्यू अगर 1 नहीं होगा तो सर्किट वर्क नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि सर्किट पहले तो काम कर रहा था, जैसे इनपुट दे तो वैसे हमको आउटपुट मिल रहा था, लेकिन हमको क्या चाहिए था कि सर्किट को इनपुट दे, लेकिन आउटपुट तब दे जब हम उसको चाहें कि वो आउटपुट दे। ठीक है, मतलब किसी का आउटपुट कब आना चाहिए इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से एस इनपुट जा रहा है, यहाँ पर से आर इनपुट जा रहा है, और ये क्लॉक हो गया। और इसके बाद आगे का लैच का जो डायग्राम है वो हो गया, और इसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट मेरे पास आएगा, इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू एन और क्यू एन का बार। ठीक है, क्यू एन और क्यू एन का बार हो जाएगा। ठीक है, क्यू एन और क्यू एन का बार हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी लैच का जो आउटपुट जैसे हो रहा था ना कि एक दो आउटपुट आ रहा था, एक दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट था, वैसे ही फ्लिप फ्लॉप में वही चीज है कि जो आउटपुट आएगा वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा। हमको दो आउटपुट मिलेगा और दोनों का दोनों आउटपुट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर एक क्यू एन तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्यू एन का बार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि एस और आर जो है इनपुट है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। क्लॉक पहले से अप्लाइड है 1 पे, क्लॉक को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब एस और आर का वैल्यू हम लोग अलग अलग वैल्यूज लेके देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग क्यू एन और क्यू एन बार का वैल्यू मेरे पास क्या आता है, मतलब कि आउटपुट क्या आता है। तो सबसे फर्स्ट केस हम लोग देखेंगे एस और आर दोनों का वैल्यू हम लोग 0 ले लेंगे। ठीक है, एस और आर का अलग अलग कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएंगे तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 चार कॉम्बिनेशन हमको मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट केस है एस इज इक्वल टू 0 और आर भी 0 है। ठीक है, एस भी 0 है और आर भी 0 है। अब किसी भी नैंड गेट का आपको प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर एक इनपुट भी 0 हो गया तो मेरा आउटपुट 1 ही होगा, अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो मेरा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो इस नैंड गेट में क्लॉक का वैल्यू को बिना देखे हुए हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक इनपुट 0 हो गया तो मेरा आउटपुट 1 हो जाएगा। वैसे इस वाले नैंड गेट में अगर एक इनपुट 0 हो गया तो मेरा आउटपुट 1 हो जाएगा। क्लॉक का वैल्यू कुछ भी रहे, सेकंड इनपुट का वैल्यू कुछ भी रहे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ा। अगर एक इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 1 है ये इस वाले नैंड गेट में जाएगा, और ये जो 1 है वो इस वाले नैंड गेट में जाएगा। ठीक है, तो एक एक इनपुट क्या हो गया, इसका 1 हो गया और इसका भी एक इनपुट 1 हो गया। अब किसी भी नैंड गेट में अगर एक इनपुट 1 है तो हम लोग नहीं बता सकते कि इसका आउटपुट क्या होगा, हमको दूसरा इनपुट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें मेरे पास दूसरा इनपुट जो है वो पहले से दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये जो क्यू एन बार है ना, ये जो सेकंड वाला जो आउटपुट है, सेकंड नैंड गेट का जो आउटपुट है, ये फर्स्ट नैंड गेट के इनपुट में लगेगा। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो एक तो 1 आएगा और दूसरा मेरे पास यहाँ पे क्यू एन का बार आएगा। ठीक है, इस नैंड गेट का इनपुट में। फिर इस वाले नैंड गेट में देखोगे तो एक तो इनपुट 1 आ रहा है, एक इनपुट हमने 1 लिख दिया, और जो दूसरा इनपुट है अगर इस दूसरे इनपुट को देखो तो ये कहाँ से आ रहा है, क्यू एन से आ रहा है, क्यू एन से आ रहा है। तो यहाँ पे दूसरा इनपुट मेरे पास क्या हो गया, क्यू एन हो गया। अब 1 और क्यू एन का आप कर दोगे नैंड ऑपरेशन, 1 और क्यू एन बार का और यहाँ पर 1 और क्यू एन का, और वही मेरा यहाँ पर आउटपुट आएगा क्यू एन और क्यू एन बार की जगह पे। तो देखो क्या होता है, 1 डॉट क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, इसका होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, किसी को भी अगर हम 1 से अगर एंड करेंगे तो क्या होता है, वापस से वही चीज आता है, मतलब किसी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही चीज। तो क्यू एन का बार और होल कॉम्प्लीमेंट, बार और बार क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्यू एन हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट केस है मेरे पास जो आउटपुट आया वो क्यू एन ही वापस से आ गया, वो क्यू एन ही वापस से आ गया। ठीक है, और सेकंड केस में देखो क्यू एन और 1 का हमको नैंड ऑपरेशन करना है, क्यू एन एंड 1 का। तो ये क्यू एन हो गया
और डॉट वन और इसका नैंड ऑपरेशन, ये क्या हो जाएगा क्यूएन का बार, ठीक है, ये क्या हो जाएगा क्यूएन का बार। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटपुट मेरा क्या हो गया क्यूएन का बार ही आ गया, ठीक है। तो 0 0 कॉम्बिनेशन में जो क्यूएन का वैल्यू था वो क्यूएन के बराबर आया और क्यूएन बार का वैल्यू जो था वो क्यूएन बार के बराबर आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये क्यूएन आया और ये क्या हो गया क्यूएन का बार आया। और हम लोग कह सकते हैं कि जो सर्किट हमने इनपुट दिया था, सॉरी जो सर्किट का जो प्रीवियस आउटपुट था वो सेम चीज रिपीट हुआ, इसके कारण हम लोग इसको होल्ड सर्किट कहते हैं, इसके कारण हम इसको क्या कहते हैं होल्ड सर्किट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्रीवियस डेटा को होल्ड कर रहा है, ठीक है, क्यूएन था तो क्यूएन ही रह गया, क्यूएन बार था तो क्यूएन बार ही रह गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस अगर हम देखें कि जब s का वैल्यू 0 और r का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, s का वैल्यू 0 और r का वैल्यू 1, ठीक है। अब हम लोग इस कॉम्बिनेशन का बात करेंगे, ठीक है, s का वैल्यू 0 और r का वैल्यू 1, ठीक है। तो s का वैल्यू हम 0 ले लिए, r का वैल्यू हम 1 ले लिए। अब हमको पता है कि अगर एक इनपुट 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आउटपुट में 1 लिख लिया। अब इसमें देखो एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट मेरे पास दिया हुआ है 1, ठीक है। एक इनपुट 1 से हम काम नहीं चला सकते, इससे हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दूसरा इनपुट हम देखेंगे क्लॉक का वैल्यू 1 है, तो 1 और 1 जब भी किसी नैंड गेट में इनपुट में 1 भी और दो 1 रहेगा, दोनों इनपुट में अगर 1 ही रहेगा तो आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट मेरा यहाँ पर 0 हो जाएगा, आउटपुट मेरा 0 हो जाएगा। अब देखो इस 0 के होने से क्या हुआ, इस वाले नैंड गेट का एक इनपुट 0 हो गया। अब किसी भी नैंड गेट का अगर एक इनपुट 0 हो गया तो हमको उसके दूसरे इनपुट से मतलब नहीं है, मेरा आउटपुट डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मेरा जो आउटपुट है वो डायरेक्टली 1 हो जाएगा, ठीक है। हमने इस 0 इनपुट को इस नैंड गेट में लगाया तो नैंड गेट का आउटपुट 1 हो गया, ठीक है, नैंड गेट का आउटपुट क्या हो गया 1 हो गया। अब इसके ऊपर वाले केस में देखो एक इनपुट 1 आ रहा है, दूसरा इनपुट हमको पता नहीं है। दूसरा इनपुट हमको कैसे नहीं पता है, देखो एक इनपुट तो 1 आ रहा है, ये तो हम पक्का है कि इसमें एक इनपुट 1 आ रहा है। दूसरा इनपुट देखो कि इसका जो आउटपुट निकला यहाँ पर क्या, यहाँ पर 1 आया था ना अभी जो हमने किया था, तो यहाँ पे 1 आया था। अब ये जो 1 है ये ट्रेवल करके क्या होगा फर्स्ट वाले नैंड गेट के इनपुट में लग जाएगा। सेकेंड नैंड गेट का जो आउटपुट आया था वो फर्स्ट नैंड गेट के इनपुट में लगा है। तो अगर मेरे पास इसका वैल्यू नहीं है तो जो सेकेंड नैंड गेट का जो आउटपुट था वो फर्स्ट नैंड गेट के इनपुट में हम लगा देंगे, तो मेरे पास वैल्यू अब देखो कितना आ जाएगा। अब देखो एक तो यहाँ पर 1 पहले से आ रहा था और एक ये वाला 1 भी यहाँ पर चला गया, ठीक है, एक ये वाला 1 भी यहाँ पर चला गया। अब किसी नैंड गेट में अगर दोनों इनपुट पे 1 लगा है तो मेरा आउटपुट क्या होता है, आउटपुट मेरा 0 हो जाता है, आउटपुट मेरा 0 हो जाता है, ठीक है। तो देखो Q1 के जगह पर 0 आया और Q1 बार के जगह पर 1 आया, ठीक है, Q1 बार के जगह पर 1 आया, ठीक है। इसके बाद अब इसका हम लोग तीसरा केस देखते हैं। इसका अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा केस देखते हैं जब s का वैल्यू 1 और r का वैल्यू 0 होगा तो, ठीक है। अब s का वैल्यू हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं और r का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, ठीक है। अब s का वैल्यू 1 है, एक इनपुट का वैल्यू 1 आ रहा है, दूसरा इनपुट में क्लॉक लगा है मतलब वो भी 1 है, दोनों 1 है, तो आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आउटपुट मेरा 0 हो जाएगा। अब इसमें देखो एक इनपुट 0 आ रहा है, ठीक है। अब एक इनपुट 0 हो गया तो क्लॉक या फिर दूसरा इनपुट को देखने का जरूरत नहीं, एक इनपुट 0 हुआ आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक इनपुट 0 हुआ नैंड ऑपरेशन का तो आउटपुट मेरा ऑटोमेटिकली 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखो ये जो 0 है ये इस वाले नैंड गेट में ट्रेवल करेगा और किसी भी नैंड गेट में अगर एक इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट मेरा क्या ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है। तो ये 0 इस नैंड गेट में गया और हमको आउटपुट 1 मिल गया, ठीक है। अब इस वाले नैंड गेट में देखो एक इनपुट 1 आ रहा है, ठीक है, एक इनपुट तो 1 आ रहा है और दूसरा इनपुट क्या है, दूसरा इनपुट इस पहले वाला जो नैंड गेट था ना, फर्स्ट वाला नैंड गेट, इसका आउटपुट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका दूसरा इनपुट। तो यहाँ पे क्या आया था 1 आया था, यहाँ पे भी 1 ही होगा, ठीक है। तो ये ट्रेवल होकर के इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला एक इनपुट तो मेरे पास 1 आया जो कि पिछले वाले यहाँ वाले नैंड गेट से आ रहा था, ठीक है। और सेकेंड इनपुट मेरे पास ये जो ऊपर वाला जो नैंड गेट था ना, इसका आउटपुट से ट्रेवल होकर के इसमें आया तो वो वाला 1 आया। तो मेरे पास इस नैंड गेट के लिए अगर हम बोले तो मेरे पास इनपुट क्या क्या है, एक दोनों 1 ही हो गया, ठीक है, 1 1। तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब दोनों एक नैंड गेट का जब दोनों इनपुट 1 1 होगा तो मेरा आउटपुट 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 0, ठीक है। अब देखो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, Q1 का वैल्यू 1 और Q1 बार का वैल्यू 0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, अब सबसे लास्ट है क्या, जब दोनों का वैल्यू 1 1 होगा तो क्या होगा, ये हमको देखना है, ठीक है। अब देखो S का वैल्यू जो है वो भी 1 है और R का वैल्यू जो है
वो भी 1 है। ठीक है, ये हमने लास्ट केस ले लिया 1 1 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो s का वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्लॉक का वैल्यू 1 है, मतलब कि इस वाले नैंड गेट में दोनों 1 इनपुट जा रहा है, एक 1 ये एस वाला जा रहा है, एक 1 क्लॉक वाला जा रहा है। तो 1 1 जब कॉम्बिनेशन आता है नैंड गेट में तो मेरा आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो इस वाले में भी तो वही सेम चीज होगा, एक तो आर का इनपुट 1 जा रहा है और एक यहाँ पे क्लॉक से 1 आ रहा है, मतलब 1 1 जा रहा है नैंड में, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट मेरे पास 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इस नैंड गेट में अगर एक इनपुट 0 आया तो मेरा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो ये 0 गया इस नैंड गेट के एक इनपुट में, यहाँ से आउटपुट जो 1 निकला इसी को हम इधर लिख रहे हैं, इसी आउटपुट को हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब इस वाले नैंड गेट में एक इनपुट 0 गया, एक इनपुट 0 गया यहाँ से। ठीक है, अब ये जो एक इनपुट 0 गया यही आउटपुट में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। एक इनपुट अगर 0 जाएगा नैंड गेट का तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये भी मेरे पास 1 हो गया। अब हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, क्यूएन का वैल्यू भी 1 आया और क्यूएन बार का वैल्यू भी 1 आया। अब बताओ कि क्या ये पॉसिबल है कि क्यूएन और क्यूएन बार का वैल्यू सेम हो, पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ए और ए बार का वैल्यू सेम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर ये 1 है तो ये 0 होता और अगर ये 1 है तो ये 0 होता, दोनों में से किसी एक को तो 0 होना चाहिए था, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब कि ये कंडीशन गलत है, ये कंडीशन गलत है और इसमें हम लोग 1 1 नहीं लिखते हैं। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसमें इनवैलिड का सिंबल लगा देते हैं कि ये इनवैलिड है, क्योंकि क्यू और क्यू एन बार कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप ही बताओ कि क्यू एन, क्या ये कभी क्यू एन बार के बराबर हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यू एन कभी भी क्यू एन बार के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया इनवैलिड कंडीशन, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे इनवैलिड। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग बस क्यू एन पे फोकस करके इस टेबल को फिलअप कर सकते हैं, इस लास्ट वाले कॉलम को। ठीक है, अब देखो जब क्यू एन के बराबर जब आ गया, इसका जो आउटपुट आ रहा था जब क्यू एन के बराबर आ गया तो हमने कहा कि होल्ड। ठीक है, जो प्रीवियस डेटा था उसी को होल्ड करके इसने क्यू एन लिखा। जब इनवैलिड हो गया तो हमने इनवैलिड लिख दिया, जब 0 होगा तो हम रीसेट लिखेंगे, 1 होगा तो सेट लिखेंगे। जब आप कोई गेम खेलते, जब रीसेट करते हो तो वो गेम 0 से स्टार्ट होता है, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, तो रीसेट का मतलब क्या हो गया, 0 0। इस वाले 0 को देख करके हम लोग यहाँ पर रीसेट लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि हमने क्यूएन के लिए लिखा है कि क्यूएन बार के लिए लिखा है, हम यहाँ पे क्यूएन के लिए ही लिख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्यूएन के लिए लिखे, तो क्यूएन में 0 है तो हमने रीसेट लिखा, क्यूएन में 1 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेट लिखेंगे। क्यूएन में 1 है तो हम यहाँ पर सेट लिखेंगे। ठीक है, ये टेबल आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जब एस और आर जब दोनों 0 था तो आउटपुट हमारे पास क्यूएन आया, एस और आर जब 0 1 था तो 0 आया, मतलब रीसेट हुआ। एस और आर जब 1 और 0 था तो मेरे पास सेट हुआ, 1 आया, और एस और आर जब दोनों 1 था तो इनवैलिड कंडीशन हो गया। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम और ये इसका ट्रूथ टेबल यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। ये सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप है, इसको आप समझ लोगे तो इसके आगे जो भी फ्लिप फ्लॉप हम लोग आगे पढ़ना है ना, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप, सब अच्छे से समझ में आएगा। अब इस ट्रूथ टेबल के हेल्प से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे। ठीक है, ट्रूथ टेबल मैंने वही वाला यहाँ पे बना लिया है और इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक टेबल का काम क्या होता है कि क्यूएन प्लस 1 इसको फाइंड आउट करना, क्यूएन प्लस 1 इसको फाइंड आउट करना। तो हमने एस आर और क्यूएन इन तीनों का कॉम्बिनेशन लिख लिया है। ठीक है, अगर मेरे पास 3 वेरिएबल होंगे तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, वैसे ही हमने एस और क्यूएन को 3 वेरिएबल्स माने हैं और इसके हमने 8 कॉम्बिनेशन बना दिए हैं। और इसका अगर डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना चाहे तो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखिए 0 के लिए 0 0 0, 1 के लिए 0 0 1, 2 के लिए 0 1 0, 3 के लिए 0 1 1, 4 के लिए 1 0 0, 5 के लिए 1 0 1, 6 के लिए 1 1 0 और 7 के लिए 1 1 1। डेसिमल से बाइनरी जैसे होता है ना, बस हमने वैसे ही लिखा। ये बाइनरी इक्विवेलेंट हमने 0 से लेकर के 7 तक लिख दिया है। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए 3 वेरिएबल्स का, ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास n वेरिएबल्स उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे और क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, अब देखो हमको क्यूएन प्लस 1 फाइंड आउट करना है, तो क्यूएन प्लस 1 फाइंड आउट करने के लिए हम इस टेबल का हेल्प लेंगे, हम इस टेबल का हेल्प लेंगे क्यूएन प्लस 1 फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें देखो
कि जब s का वैल्यू 0 है और r का वैल्यू 0 है, ऐसा मेरे पास दो कंडीशन, हम लोग बस फर्स्ट दो कॉलम को देख रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग का s और r को। qn को भी भूल जाओ, qn को भी हमको देखना ही नहीं, qn जब काम पड़ेगा तब हम लोग देखेंगे। s और r में देखो 0 0 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये भी 0 0 का कॉम्बिनेशन है, ये भी 0 0 का कॉम्बिनेशन है, और ये जो है ये भी 0 0 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब देखो s और r में जब मेरे पास 0 0 का कॉम्बिनेशन था तो qn आ रहा था, तो qn प्लस 1 का वैल्यू क्या था, qn आ रहा था। हमको qn का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, हमको यहाँ पे क्या करना है, qn का वैल्यू पुट करना है। तो ये जो qn का वैल्यू है ना, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 1, ठीक है। जब s और r का वैल्यू 0 0 था, s और r का वैल्यू जब 0 0 था, तो qn प्लस 1 का वैल्यू qn के बराबर हो गया, तो qn प्लस 1 का वैल्यू qn के बराबर हो गया। देखो qn प्लस 1 का वैल्यू हमको लिखना था, जो qn में दिया था 0 था, हमने 0 लिखा, 1 लिखा तो 1 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा qn का यूज हुआ, और बाकी जो तीनों केसेस में qn का यूज नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो इसके बाद और केसेस इसके देखें अगर हम, तो देखो 0 1 है यहाँ पर, और ये भी 0 1 है। s और r का वैल्यू 0 1 के लिए, s और r का वैल्यू 0 1 के लिए आउटपुट मेरा 0 आ रहा है, आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ qn। qn के वैल्यू से हमको मतलब नहीं है, qn प्लस 1 का वैल्यू 0 आ रहा है जब s का वैल्यू 0 है और r का वैल्यू 0 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें भी 0 लिखेंगे और इसमें भी 0 लिखेंगे, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन था s और r का वैल्यू 0 और 1 था, 0 और 1 था, qn के वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। इसका अगला कॉम्बिनेशन देखो तो 1 0 1 0 का है, ठीक है, 1 0 s का वैल्यू 0, सॉरी s का वैल्यू 1 और r का वैल्यू 0, 1 0 के लिए ये क्या हो रहा था, सेट हो रहा था, मतलब कि 1 हो रहा था आउटपुट। तो हम यहाँ पर 1 और यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के लिए qn प्लस 1 का वैल्यू 1 होगा। देखो 1 0 के कॉम्बिनेशन के लिए qn प्लस 1 का वैल्यू 1 हुआ, और इस qn के टेबल से अभी हमको मतलब नहीं रहा, ठीक है, इस qn के टेबल से हमको ये मतलब नहीं रहा। अब लास्ट है 1 1 का, ठीक है, जब s का वैल्यू 1 हो और r का वैल्यू भी 1 हो, इस केस में qn प्लस 1 का वैल्यू क्या, इनवैलिड आ रहा है, इस केस में qn प्लस 1 का वैल्यू इनवैलिड आ रहा है। अब देखो s1 है r1 है, इसमें भी s1 है r1 है, तो इसका जो qn प्लस 1 है इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस, क्योंकि इसका क्या कंडीशन है, इनवैलिड कंडीशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो, कैरेक्टरिस्टिक टेबल चाहो तो लिख सकते, इस जगह पे ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है, qn को सेम लिख रहा है तो होल्ड कर, यहाँ पे देखो ये हो रहा है, ये रीसेट हो रहा है, कि 0 हो रहा है, यहाँ पे रीसेट हो रहा है क्योंकि, और इस केस में इनवैलिड हो रहा है, केस में क्या हो रहा है, ये वैलिड हो रहा है, ठीक है। ट्रुथ टेबल के हेल्प में कैरेक्टरिस्टिक टेबल, इसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो देखो उसके आपको यहाँ टर्म्स देखने में, इक्वेशन जब हम लिख तो हमारा फोकस होगा qn प्लस 1, इसके फंक्शन हम लिखने से, हम लोग फंक्शन लेते थे टेबल को देख करके फंक्शन लिखते थे ना, बस वही काम करना है। अगर इस टेबल को देख के हमको लिखना रहा टर्म में हम लोग देखकर, तो देखो यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, मीन टर्म प्रेजेंट है, इसके बाद मीन टर्म 4 प्रेजेंट है और 5 भी प्रेजेंट है, मीन टर्म 4 और 5, टर्म 1 4 और 5 प्रेजेंट है, ठीक है। क्रॉस का मतलब डोंट केयर, आप लोगों ने पढ़ा है कि मैं, तो डोंट केयर में 6 और 7 मीन टर्म 1 4 5 और डोंट 7 प्रेजेंट है। इसको हम लोग फंक्शन qn प्लस r, qn इज इक्वल समेशन ऑफ मीन 5 प्लस समेशन ऑफ डोंट कंडीशन जिसमें 6 और 7। अब इसका हम क्या ट्रुथ टेबल बना, तो मीन टर्म्स क्या 4 और 5 है, ये तो 0 है 1 है, ये 2 ये 3 है, ये 4 और ये 5 है, टर्म्स लिख लिया। डोंट केयर कंडीशन क्या और 7 है, कंडीशन 6 और 7, एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे इस टाइप से, इतना बड़ा ग्रुप बन, देखो ये r का ग्रुप मेरे पास सबसे ग्रुप यहाँ पे बन रहा है, क्या ये क्वाड, ये एक क्वाड है, और इस क्वाड का जब ग्रुपिंग ऐड करते हैं, ये आप के मैप में पढ़ रखा है, ठीक। इस क्वाड का वैल्यू कि s का वैल्यू पर है, r और qn क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे 0 है, r का 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे qn का वैल्यू, मतलब r वो एक साथ चल रहा है, उनका वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका वैल्यू 1 है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो हम यहाँ लिखेंगे क्वाड का वैल्यू s। अब देखिए यहाँ पे बन रहा है 1 जो है, इसको हम
पेयर बना रहे हैं, पेयर बन रहा है, इस पेयर का वैल्यू हम, तो एस का वैल्यू है इसमें 1 है, आर का 0 इसमें भी है, इसमें भी, मतलब ये हो गया आर, ठीक है। और यहाँ पर क्यू एन 1 इसमें भी है और इसमें, तो ये हो, अब इसका जब हम लिखेंगे तो क्यू एस 1 इज इक्वल रहेगा, टर्म्स को हम लोग साथ कर देते हैं, एस आर बार क्यू एन, एस आर बार क्यू, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गया, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस आर का ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गया। और इस इक्वेशन आप अच्छे से याद रखोगे, आपको भूलना नहीं, ठीक है। ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एस आर, फ्लॉप का हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये आपके एग्जाम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है एस फ्लॉप का क्या होगा, प्लस आर बार क्यू एस प्लस आर बार क्यू एन, इसको आप अच्छे से याद रखो, ठीक है। इसे अच्छे से याद रखोगे, कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो गया, इक्वेशन हो गया, एक्साइटेशन और स्टेट डायग्राम। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाया था, हमने यहाँ चीज को लिख लिया है। अब हेल्प से हम लोग एक्साइटेशन टेबल बनाने वाले हैं। एक्साइटेशन टेबल हम लोग क्यों बनाते हैं, अगर हमें दिया हुआ है इनपुट का पता करना है तो हम इसके लिए बनाते हैं। एक्साइटेशन टेबल हम बनाते हैं फॉर इनपुट, ठीक है, इनपुट करने के लिए, फॉर इनपुट। तो आउटपुट का वैल्यू क्यू एन है और क्यू एन प्लस, लेकिन एस और आर का वैल्यू पता, वही तुमको अब बताना, ठीक है, वही हम, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जब का वैल्यू 0 है, क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू 0 है, उसके अकॉर्डिंग टेबल में खोजेंगे वैल्यू क्या हो रहा है। देखो क्यू एन का वैल्यू 0 और क्यू एन का वैल्यू 0 है, और कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे 0 है, क्यू एन है, और कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक। तो दो कॉम्बिनेशन मैच करते मिले जब क्यू एन का वैल्यू 0 और क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू 0 है। अब इस और आर का वैल्यू अगर हो तो एस 0 है, एस 0 है, 0 ही होगा, एस 0 ही होगा, कोई डाउट। आर का वैल्यू देखिए, आर है और आर है, मतलब ये चेंज हो, वैल्यूज चेंज हो, यहाँ पर 1 हो गया, चेंज हुआ, तो चेंज हो, हम लोग क्या करते हैं क्रॉस लगा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं लगा देते हैं। अब इस देखो, इसके बाद ये 0 कॉम्बिनेशन को हम लोग देखते हैं, क्यू एन का वैल्यू 0 है और क्यू एन प्लस का वैल्यू 1 है, ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बस एक ही है, का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू हम इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, वैल्यू 1 है और आर का वैल्यू 0 है, आर, ठीक है, इसको एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन है, अगर तो तुमको दोनों में कौन सा सही हुआ कौन सा गलत, एक ही कॉम्बिनेशन, इसका वैल्यू आपको दिया। इसके बाद है, ठीक है, का वैल्यू और क्यू एन प्लस का वैल्यू क्या है 0 और 0, क्यू एन का वैल्यू क्यू एन प्लस 1, क्यू एन का वैल्यू और क्यू एन प्लस का वैल्यू 0, एक है, इसके सिवा और क्या नहीं, बस एक ही है, क्यू एन 1 और क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू। तो हमने सेम एस का 0, एस का वैल्यू और आर का वैल्यू 1 तो सेम कॉपी हो जाए, एस का वैल्यू 0, आर का वैल्यू, ठीक है, इसमें कोई नहीं कहीं कि सेम टू सेम कॉपी हुआ। अब इसके बाद देखो, इसके पास का वैल्यू 1 है और क्यू एन का वैल्यू 1 है, दोनों 1 होगा तब होगा। अब इसमें कॉम्बिनेशन हो, जो एक तो यहाँ दोनों 1 दिख रहे हैं हमको, एक यहाँ पर हमको दोनों 1 दिख रहे हैं, ठीक है, Q1 और क्यू एन वैल्यू भी 1। अब अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर एस है और इसमें 1 है, एस 0 में एस 1 है, चेंज एस का वैल्यू क्या हो, डोंट केयर, चेंज हो रहा है। आर का वैल्यू देखो, वाले में आर 1 और यहाँ पर आर, सॉरी यहाँ पर है, और इस वाले के आर क्या है 0 है, तो में 0 का वैल्यू 0, तो यहाँ पर क्या 0, यहाँ पे हो गया 0, ये इसका एक्साइटेशन टेबल हो गया, इसका एक्साइटेशन टेबल हो गया, ठीक है, इसका एक्साइटेशन टेबल हो गया। अब इसकी हेल्प से हम लोग स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। टेबल में हम लोग एस और आर का वैल्यू हमने, मतलब कि हमने फाइंड आउट किया हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करें, डायग्राम बना लेंगे, इसकी हेल्प से हम क्या स्टेट डायग्राम बना लेंगे, सेम वही एक्साइटेशन टेबल जो हमने अभी बनाया बना हुआ है यहाँ, ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है,
चीज है, ठीक है। अब स्टेट डायग्राम बहुत आप सुना होगा, आप लोग जब सुना होगा आपको मालूम पड़ा कि स्टेट डायग्राम ऐसा कुछ चीज और लोग इस चीज डरते हैं, पता नहीं क्यों डर, देखो कि डर लगता है कि नहीं इसको पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक 0 हो गया और एक 1 हो गया, काहे कि हमको बनाना है कि Qn और Qn प्लस 1, इसको हम मान लेते हैं Qn है ये वाला सर्कल और ये है Qn प्लस 1, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, ऐसा नहीं है, Qn और Qn प्लस 1 वाला टर्म हटा दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक मेरे पास वेरिएबल, एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू मेरे पास 1 है, ठीक है। एक 0 है, एक 1 है। अब देखो जब Qn का वैल्यू 0 था और Qn प्लस 1 का वैल्यू 0 था, ठीक है, तो हम 0 से स्टार्ट किए और 0 पे आकर के रुक गए, ठीक है। Qn से Qn प्लस 1 तक हम ट्रेवल जो कर रहे हैं, ये उसका हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। Qn से Qn प्लस 1 तक का, तो 0 से स्टार्ट किए और 0 पे ही खत्म हो गए। इस केस में s का वैल्यू 0 था और r का नॉट डिफाइंड, इनवैलिड था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे s इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू डोंट केयर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड कॉम्बिनेशन देखो, 0 से स्टार्ट किए और 1 पे खत्म हुए, तो हम 0 से स्टार्ट करके यहाँ 1 पर खत्म किए। अब इसमें s का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे s इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद देखो Qn प्लस ये वाला जो थर्ड वाला जो है, ये Qn का वैल्यू 1 है और Qn प्लस 1 का वैल्यू 0 है। 1 से 0 मतलब हमको स्टार्ट तो इसी से करना है पर 0 पे जाना है, ये हो गया 1 से 0। इसमें s का वैल्यू 0 है, s इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू क्या है 1 है, r इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे लास्ट है 1 से स्टार्ट करके 1 पे खत्म किए, 1 से स्टार्ट करना है और 1 पे ही खत्म करना है, 1 से शुरू किए 1 पे खत्म किए और इसमें s का वैल्यू क्या है, इनवैलिड, एक सेकेंड, s का वैल्यू मेरे पास इनवैलिड है और r का वैल्यू मेरे पास 0 है, ठीक है, r का वैल्यू 0 है। क्या ये स्टेट डायग्राम थोड़ा भी डिफिकल्ट था, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम था? ये सबसे इजीएस्ट पार्ट हमको तो डिस्टर का सबसे आसान पार्ट लगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग, जो लोग इस टॉपिक को नहीं देखते, वो मन में मान लेते कि स्टेट डायग्राम बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देखिए कितना आराम से बन गया, 0 से स्टार्ट किए 0 पर आ गए, 1 से स्टार्ट किए 1 पर आ गए, 0 से 1 आए और 1 से 0 आए, इतना सिंपल सा था, उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू लिखते जाना है, ठीक है। तो ये था एसआर फ्लिप फ्लॉप। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो अगर आप एसआर को अच्छे से समझ गए हैं तो आपको आगे के फ्लिप फ्लॉप में दिक्कत नहीं होगा। और जो भी यहाँ पे हमने टेबल फिलअप किया है, जो भी हमने टेबल फिलअप किया, इसमें आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि उस टेबल को आप खुद से बनाओगे, एक बार खुद से बनाओगे, उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो लेक्चर को पीछे करके एक बार फिर से देखा कि आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो मैंने बताया है कि नहीं बताया, ठीक है। आपको एक बार खुद से बना लोगे ना, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होता तो आप चैट में पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होता है तो, लेकिन जो भी यहाँ पे टेबल है, इन सभी को आप खुद से बना के देखना, 0 पुट करके, वैल्यू 1 पुट करके, जो भी सर्किट डायग्राम्स की कंट्रोल टेबल था, कैरेक्टरिस्टिक टेबल था, एक्साइटेशन टेबल था, आप लोग बना के देखना, सब आपसे बन जाएगा, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, इसके बाकी के फ्लिप फ्लॉप्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।